आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति, लक्षण या विशेषता बताइए। मैं आपको बता दूं, अगर हमसे प्रबंध के सिद्धांत की सिर्फ प्रकृति पूछी जाए तो भी यही आंसर लिखना है, लक्षण पूछे जाए या विशेषता पूछी जाए तो भी आपको यही आंसर लिखना है। यहाँ पे आपको आंसर के अंदर 5 पॉइंट बताए गए हैं जो कि प्रबंध के सिद्धांत से संबंधित है। पहला पॉइंट है सिद्धांतों की सार्वभौमिकता, दूसरा सिद्धांतों की गतिशीलता की प्रकृति, तीसरा विकासात्मक सिद्धांत, चौथा व्यवहारिकता, पांचवा अनिश्चितता। इनको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है सिद्धांतों की सार्वभौमिकता, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। इसमें से क्या लिखा गया है देखते हैं। सार्वभौमिकता से आशय प्रबंध के सिद्धांत सभी क्षेत्र में समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वह क्षेत्र व्यावसायिक हो अथवा गैर व्यावसायिक। संस्था चाहे कोई भी हो, धार्मिक, सामाजिक या सरकारी संगठन हो, प्रबंध के सिद्धांत सभी क्षेत्र पर लागू होते हैं। प्रत्येक संस्था के अपने कुछ लक्ष्य एवं उद्देश्य होते हैं जिन्हें सामूहिक प्रयासों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर यह समझाया गया है कि प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सभी क्षेत्र में, सभी एरिया में लागू होते हैं, चाहे वह क्षेत्र आपका व्यावसायिक हो या गैर व्यावसायिक हो। यानी कि आपका कोई बिजनेस हो या आप कोई समाज सेवा का काम करते हो, सभी में समान रूप से लागू होते हैं। ठीक है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि हर संस्था के अपने कुछ उद्देश्य और लक्ष्य होते हैं, या कोई भी संगठन हो, चाहे वो व्यावसायिक हो या गैर व्यावसायिक हो, चाहे एनजीओ हो, सभी के कुछ उद्देश्य और लक्ष्य होते हैं। और इन्हीं उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें प्रबंध के सिद्धांत, है ना, मैनेजमेंट और प्रिंसिपल का यूज़ करना होता है, ताकि हम हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्ट और गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशन के, संगठन के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि प्रबंध के सिद्धांत क्या है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंध के सिद्धांतों में गतिशीलता की प्रकृति, द नेचर ऑफ डायनेमिक इन थ्योरीज। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रबंध के सिद्धांत गतिशील एवं लोचदार होते हैं। व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार के अनुसार सिद्धांतों में परिवर्तन संभव है। जो सिद्धांत वर्तमान में हैं वे अंतिम सत्य नहीं हैं, अर्थात इनमें परिवर्तन संभव है। अतः प्रबंध के सिद्धांत गतिशील है, न कि स्थिर। यहाँ पर यह समझाने की कोशिश की गई है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत लोचशील व गतिशील है, यानी कि डायनेमिक और फ्लेक्सिबल है। ठीक है। और यह एक फिक्स्ड यानी कि स्थायी नहीं है। अगर मान लो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने कोई प्रबंध का सिद्धांत लागू किया है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अपन ने लागू किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो फिक्स हो गया। वह बिजनेस की परिस्थितियों के अनुसार उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जाता है, ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। इसलिए कहा गया है कि प्रबंध के सिद्धांत क्या है, गतिशील है। गतिशील मतलब ऐसा नहीं कि एक बार लागू कर दिया तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको उस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने जो नियम बनाया है, जिस उद्देश्य के लिए बनाया है, वह सही प्रकार से उस उद्देश्य को प्राप्त कर रहा है या नहीं। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप उस उद्देश्य को, उस नियम को थोड़ा बहुत परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि प्रबंध के सिद्धांत क्या है, लोचशील है, गतिशील है और स्थिर नहीं है। ये व्यवसाय की आकार और प्रकृति के अनुसार बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वर्तमान में हमने जो प्रिंसिपल लागू किया है, जो सिद्धांत लागू किया गया, वह अंत तक यही रहेगा। नहीं, उसमें परिवर्तन हो सकता है और होता रहता है। इसलिए कहा गया है कि प्रबंध के सिद्धांत क्या है, गतिशील है, न कि स्थिर है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है विकासात्मक सिद्धांत, डेवलपमेंटल प्रिंसिपल। देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन समस्याओं के बढ़ने के साथ साथ होता गया। जैसे जैसे प्रबंध के विशेषज्ञों के अनुभव में वृद्धि होती गई, वैसे वैसे नए सिद्धांत भी सामने आने लगे। प्रबंध के सिद्धांतों का विकास एकत्रित अनुभव के आधार पर किया जाने लगा है। यहाँ पर यह समझाने की कोशिश की गई है कि प्रबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन यानी कि जन्म व्यवसाय में समस्याओं के बढ़ने के साथ साथ होता है। कैसे कि जैसे जैसे प्रबंध विशेषज्ञों के अनुभव में वृद्धि होती, विशेषज्ञों के अनुभव में कैसे बढ़ोतरी होगी कि वह बिजनेस की समस्या का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे, समाधान करेंगे, तो उनके नॉलेज में बढ़ोतरी होगी और उस प्रॉब्लम को
सॉल्व करने के बाद विशेषज्ञ समझ जाएंगे कि बिजनेस के अंदर अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम दूर होती है तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमको ये नियम लागू करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि समस्या जनरेट नहीं होगी। तो क्या होगा, जैसे जैसे समस्या आएगी एक्सपर्ट उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे, वैसे वैसे प्रबंध के सिद्धांत लागू होते जाएंगे, जन्म लेते जाएंगे। ठीक है, तो प्रबंध के सिद्धांतों का जन्म कैसे होता है? प्रबंध के सिद्धांतों का जन्म एक एक्सपर्ट द्वारा समस्याओं को दूर करने का जो अनुभव होता है, उस अनुभव के आधार पर क्या होता है, प्रबंध के सिद्धांत जन्म लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो किसी व्यवसाय के अंदर कर्मचारी बहुत लेट आते हैं और जल्दी चले जाते हैं, और ऐसे समस्या से मालिक बहुत परेशान रहता है। तो इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? एक अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए, या फिर एक थंब मशीन यूज़ करना चाहिए, ताकि कर्मचारी आएगा तो रजिस्टर में अपने आने का समय और साइन नोट करेगा, और जाते समय भी जाने का समय और साइन नोट करेगा। अगर थंब मशीन है तो उस पर अपना आने के समय भी अंगूठा लगाएगा और जाने के समय भी अंगूठा लगाएगा। जिससे क्या होगा, अगर कोई कर्मचारी लेट आएगा तो उसकी सैलरी काट ली जाएगी, जल्दी जाएगा तो उसकी सैलरी काट ली जाएगी। इससे क्या होगा कि एक बिजनेस के अंदर ये नियम लागू करने से, अटेंडेंस शीट लागू करने से एक डिसिप्लिन मेंटेन होगा और सभी कर्मचारी समय पे आएंगे और समय पर जाएंगे। तो अब ये समस्या जनरेट हुई, इसका सल्यूशन किया गया, प्रॉब्लम को सोल्व किया गया, तो क्या हुआ, अनुभव में वृद्धि हुई, और अनुभव बढ़ने के बाद क्या हुआ, इसका एक नियम बना दिया गया कि कर्मचारी लेट आता है, जल्दी जाता है, तो इसको दूर करने के लिए एक अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। ये प्रबंध का सिद्धांत है। तो जैसे जैसे बिजनेस में समस्या आती है उनको दूर किया जाता है, और दूर करने के बाद ही वह क्या बनते हैं, वो प्रबंध के सिद्धांत बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंध एक व्यवहारिकता। ठीक है, लिखा हुआ है प्रबंध का मानवीय व्यवहार से सीधा संबंध रहता है, क्योंकि प्रबंध प्रक्रिया के अंतर्गत मानव का ही प्रबंध किया जाता है। मनुष्य के स्वभाव, प्रकृति व इच्छाएं भिन्न भिन्न होती है। इसका सीधा प्रभाव प्रबंध व्यवस्था पर भी पड़ता है। यहाँ पर यह समझाया गया है कि प्रबंध का मानवीय व्यवहार से सीधा संबंध रहता है, क्योंकि मैनेजमेंट क्या करता है, कर्मचारियों से काम कराता है। कर्मचारी कौन होते हैं? इंसान होते हैं। अतः जो मैनेजमेंट करने वाला भी इंसान है और जिसको मैनेज करना है वो भी इंसान है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो अगर मैनेजमेंट इस प्रकृति का है, इस नेचर का है कि वो कर्मचारी को इससे अच्छे बिहेवियर करता है, कर्मचारी की समस्याओं को सुनता है, उनका समाधान करता है, ठीक है, और उनके लिए हेल्पफुल होता है, तो इससे क्या होगा, एक अच्छा मैनेजमेंट लागू होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर मैनेजमेंट चिड़चिड़ा स्वभाव का है, कर्मचारियों को डांटता रहता है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक अच्छा मैनेजमेंट लागू नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रबंध का सिद्धांत किससे होता है? मानव से होता है। ठीक है, तो प्रबंध का एक सिद्धांत किससे होता है? मानव से होता है, जिसका सीधा प्रभाव क्या पड़ता है? प्रबंध पर पड़ता है। अगर प्रबंध का नेचर अच्छा है तो मैनेजमेंट भी अच्छे से लागू होगा, सभी कर्मचारी मिलकर काम करेंगे। अगर मैनेजमेंट का जो बिहेवियर है वह अच्छा नहीं है तो यहाँ पर मानवीय स्वभाव के नाते कर्मचारी मन लगाकर काम नहीं करेंगे। यहाँ पर यह समझाया गया है कि प्रबंध के सिद्धांत निश्चित नहीं होते हैं, यह देश और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ सिद्धांत बिजनेस के लिए तो कुछ समय के लिए तो लाभकारी होते हैं, लेकिन कुछ समय व्यतीत होने के बाद वो उसी बिजनेस के लिए हानिकारक हो जाते हैं। यहाँ पे समझाया गया है कि मान लो हम हमारे बिजनेस में कोई अच्छा माल का प्रोडक्शन करते हैं और हमें पता है कि इसकी विदेशों में बहुत अच्छी डिमांड है। हम क्या करते हैं, हमारे बिजनेस का रूल बना लेते हैं कि हम इंडिया में इस माल को नहीं बेचेंगे, हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट ही करेंगे, विदेशों में ही माल बेचेंगे। कुछ समय के लिए तो हम माल विदेशों में बेचते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस का उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, अचानक क्या होता है, सरकार उस देश की या हमारे देश की सरकार उस माल को एक्सपोर्ट करने के लिए मना कर देती है, या फिर जिस कंट्री में हम माल बेच रहे हैं वहाँ की गवर्नमेंट उस माल को लेने पर बैन लगा देती है। तो ऐसे में क्या होता है, हमारा बिजनेस पे जो हमने नियम बनाया था, जो प्रिंसिपल बनाया था, उसके अकॉर्डिंग हम माल नहीं बेच पाए, तो वही नियम हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक हो जाता है और वह हमें लॉस देने लग जाता है। तो प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं? इससे नहीं होते हैं, ये देश की परिस्थितियों काल पर निर्भर करते हैं। ये कुछ समय के लिए तो हो सकता है कि प्रबंध के सिद्धांत आपके लिए लाभकारी हो, लेकिन एक समय व्यतीत होने के बाद वही सिद्धांत आपके लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व बताइए।
इसमें हमारा पहला पॉइंट है प्रबंध के लिए उपयोगी, यूजफुल फॉर मैनेजर। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रबंध के सिद्धांत का विकास विद्वानों ने अपने अनुभव के आधार पर किया है। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधक के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। यह सिद्धांत प्रबंधक को बताते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार कार्य करना चाहिए। सिद्धांतों की सहायता से प्रबंधक अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि प्रबंध के सिद्धांतों का जन्म विद्वानों के अनुभव के आधार पर होता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि समस्या आती है, उन समस्याओं को दूर करते हैं तो क्या होता है, विद्वानों के अनुभव में बढ़ोतरी होती है, जिससे क्या होता है, प्रबंध के सिद्धांत जन्म लेते हैं। और ये सिद्धांत क्या करते हैं, यह प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधक का, मैनेजर का मार्गदर्शन के रूप में कार्य करते हैं। ये बताते हैं कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार से कार्य करना चाहिए ताकि हम हमारे बिजनेस के उद्देश्यों और लक्ष्यों को सफल तरीके से प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रबंध के सिद्धांत का विशिष्ट सामाजिक महत्व होता है, जिनका समाज के विभिन्न वर्गों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। प्रबंध के सिद्धांतों से प्रबंधकों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। यहाँ पर यह समझाया गया है कि प्रबंध के जो सिद्धांत है वो समाज के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है, उपयोगी है। इनकी समाज के प्रति भी कुछ जवाबदारी होती है, जैसे समाज के लोगों को कम कीमत पर माल उपलब्ध कराना, इन्वायरमेंट का ध्यान रखना, प्रकृति का ध्यान रखना, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, देश का विकास करना, ये सब क्या है, ये प्रबंध के सिद्धांत का समाज के प्रति उत्तरदायित्व है। तो क्या कहा है कि प्रबंध के सिद्धांत का समाज के विभिन्न वर्गों पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ प्रबंध के सिद्धांत से प्रबंधक मतलब मैनेजर की कार्यकुशलता में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। जहाँ पे अच्छे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लागू किए जाएंगे, प्रबंध के सिद्धांत लागू किए जाएंगे, वहाँ पर एक अच्छा मैनेजमेंट होगा और बिजनेस के व्यवसाय के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। थर्ड पॉइंट है संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग, ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेस। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रबंध का कार्य यह बताता है कि व्यवसाय में उपलब्ध संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। व्यवसाय में कच्चा माल, मशीनें, शक्ति के साधन, मानव संसाधन आदि मौजूद रहते हैं। निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इनका संतुलित प्रयोग होना आवश्यक होता है। प्रबंध के सिद्धांत के माध्यम से कोई भी प्रबंधक कुशलता से इनका सही उपयोग कर सकता है। यहाँ पर यह समझाने की कोशिश की गई है कि प्रबंध का कार्य, मैनेजमेंट का कार्य यह बताना है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस हैं, संसाधन है, मतलब कि कच्चा माल है, मशीनें हैं, शक्ति के साधन हैं, कर्मचारी हैं, इन सभी का किस प्रकार से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा उपयोग किया जाए। संतुलित उपयोग मतलब इनका अच्छे से अच्छा उपयोग किया जाए, इनका वेस्टेज कम हो, इनका एक स्क्रैप कम हो, अपशिष्ट कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा सके ताकि बिजनेस तेज़ी से उन्नति कर सके। प्रबंध के सिद्धांत के माध्यम से कोई भी प्रबंधक कुशलता से ही इनका सही प्रकार से उपयोग कर सकता है। सही बात है, अगर प्रबंध के सिद्धांत सही प्रकार से लागू करेंगे तो मैनेजमेंट जितने भी रिसोर्सेस हैं, जितने भी संसाधन हैं, उनका सही प्रकार से संतुलित उपयोग कर पाएगा। फोर्थ पॉइंट है प्रभावी प्रशासन, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन प्रणाली को प्रभावशील बनाने के लिए प्रबंध के सिद्धांतों का ही सहारा लिया जाता है। सही बात है, अगर हम बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, एक अच्छा प्रभावी प्रशासन लागू करना चाहते हैं तो हमें प्रभावशील प्रबंध के सिद्धांतों का ही सहारा लेना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छा प्रबंध लागू कर पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट संतुलित निर्णय, बैलेंस डिसीजन। प्रबंध के सिद्धांत बताते हैं कि उचित निर्णय किस प्रकार लेना चाहिए, जैसे कि कर्मचारी को केवल उत्तरदायित्व ही नहीं सौंपना चाहिए, वह उसे कुछ अधिकार भी दिए जाने चाहिए जिससे वह उचित समय पर सही निर्णय ले सके।
यहाँ पर यह समझाने की कोशिश की गई है कि प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत प्रबंध को सिर्फ कार्य के प्रति रिस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए कि अगर काम बिगड़ गया तो तुम्हारी जवाबदारी नहीं, उसे उस काम को सही प्रकार से करने के लिए कुछ अधिकार भी दिए जाने चाहिए कि अगर मान लो इस काम को करने में तुम्हें कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो तुम अपने विवेक से सही निर्णय ले सको और इस कार्य को अच्छे से कर सको। तो उसे उस कार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व के साथ साथ उस कार्य को करने के पूरे अधिकार भी दिया जाना चाहिए ताकि समय रहते वह सही निर्णय ले सके और उस काम को सफलता से पूरा कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है अनुशासन, डिसिप्लिन। प्रबंध के सिद्धांत का एक और महत्व ये है कि प्रबंध के सिद्धांत के अनुसार कार्य करने से व्यवसाय में अनुशासन की भावना विकसित होती है। प्रबंध के सिद्धांत के अनुसार नहीं चलने से व्यवसाय में अनुशासन का अभाव होता है। इससे व्यवसाय में हानि होने की संभावनाएं बनी रहती है। यहाँ पर यह समझाया गया है कि प्रबंध के सिद्धांत के अनुसार किसी भी कार्य को करने के लिए, व्यवसाय में किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले एक डिसिप्लिन की भावना होनी चाहिए। डिसिप्लिन कैसे कि सभी डिपार्टमेंट, चाहे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट मिलजुल कर काम करें, ये भावना होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर हमारे बिजनेस के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, सभी में एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, तो हम हमारे बिजनेस में उन्नति नहीं कर सकते, प्रोग्रेस नहीं कर सकते, जिससे क्या होता है, बिजनेस में हानि होने की संभावना होती है। इसलिए प्रबंध के सिद्धांत के अनुसार किसी भी बिजनेस में कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले डिसिप्लिन, अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। बिना अनुशासन के हम हमारे बिजनेस को क्या करेंगे, लॉस में, हानि में लेकर चले जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रबंध के सिद्धांत के लक्षण या विशेषता बताइए। वैज्ञानिक प्रबंध, ध्यान से सुनना, वैज्ञानिक प्रबंध के लक्षण या विशेषता बताइए। इसमें हमारा पहला पॉइंट है क्रमबद्ध नियोजित प्रबंध विधि, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध एक नियोजित एवं क्रमबद्ध प्रबंध विधि है। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसमें एक सिस्टमेटिक विधि दे रखी, नियम दे रखे हैं और उन्हीं सिस्टमेटिक नियमों को वन बाय वन लागू करने से हम बिजनेस में एक अच्छा मैनेजमेंट लागू कर सकते हैं। ठीक है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध क्या, एक क्रमबद्ध नियोजित विधि है, प्रबंध की विधि है, जिसमें वन बाय वन सिस्टमेटिक नियम बनाए हुए हैं कि इस नियम को आप पहले लागू करिए, इसके बाद इस नियम को लागू करिए। सेकेंड पॉइंट दिया है वैधानिक विश्लेषण। इसके अंतर्गत प्रत्येक कार्य का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। मतलब अगर मान लो बिजनेस के अंदर कोई कार्य किया जाता है या कोई समस्या आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस कार्य को करने के लिए, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए साइंटिफिक एनालिसिस किया जाता है कि ऐसा क्यों हुआ और इसको किस प्रकार से सही किया जा सकता है। तो क्या किया जाएगा, साइंटिफिक एनालिसिस किया जाएगा, वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाएगा। थर्ड पॉइंट दिया है कार्य क्षमता में वृद्धि। इसके प्रयोग से श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि की जा सकती है। भैया साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध का मेन उद्देश्य होता है कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना, ताकि वो मन लगाकर कार्य कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें। अगला पॉइंट दिया है उत्पादन में वृद्धि करना। सही बात है, इसके प्रयोग से संगठन में उत्पादन में वृद्धि होती है। अगर हम हमारे बिजनेस में साइंटिफिक मैनेजमेंट लागू करते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध लागू करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे उत्पादन में वृद्धि होती है, क्योंकि कर्मचारी की कार्य कुशलता में वृद्धि होगी तो क्या होगा, उत्पादन में भी वृद्धि होगी। अगला पॉइंट दिया अपव्यय पर रोक। वैज्ञानिक प्रबंध द्वारा श्रमिकों के श्रम तथा सामग्री के अपव्यय पर रोक लगाई जा सकती है। यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर हमारे बिजनेस में साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध लागू करते हैं, तो श्रमिकों का जो फालतू टाइम वेस्ट होता है, खर्च होता है, वो नहीं होगा, और साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल, वह सामग्री का जो फालतू में नष्ट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, अपव्यय करते हैं, वो भी काफ़ी मात्रा में कम हो जाएगा। तो वैज्ञानिक प्रबंध से क्या होगा, श्रमिकों तथा सामग्री के अपव्यय में कमी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। इससे श्रमिकों में कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। सही बात है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के द्वारा कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, जिससे क्या होता है, उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन बढ़ता है तो उनकी सैलरी बढ़ती है, उनकी तनख्वाह बढ़ती है, जिससे क्या होता है, उनका कार्य के प्रति रुचि बढ़ने लग जाती है। तो वैज्ञानिक प्रबंध, साइंटिफिक मैनेजमेंट से क्या होता है, कर्मचारियों की कार्य के प्रति रुचि बढ़ती है।
अगला दिया सरल नियंत्रण। प्रबंध की इस विधि को अपनाकर प्रबंधक संपूर्ण उपक्रम पर आसानी से नियंत्रण की स्थापना कर सकते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा क्या होता है, एक बिजनेस का मालिक, एक मैनेजमेंट उस पूरे बिजनेस को इजीली आसानी से अपने कंट्रोल में कर लेता है। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट में एक क्रमबद्ध विधि है जिसमें सिस्टमेटिक नियम बने हैं और वन बाय वन उन नियम को लागू किया जाता है। अगर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट लागू करेंगे, क्रमबद्ध तरीके से लागू करेंगे, तो धीरे धीरे वह बिजनेस पूरी तरीके से एक मालिक के, प्रबंधक के नियंत्रण में आ जाता है और एक अच्छा प्रबंधक लागू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध के उद्देश्य को समझाइए। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंध के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना। मतलब यहाँ पर यह बताया गया है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा हम मिनिमम कॉस्ट पर, कम से कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्पादन लागत कम होने से उत्पादक द्वारा अधिक उत्पादन करके अपनी वस्तु को अधिक लाभ पर बेचना। यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट लागू करेंगे तो मिनिमम कॉस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तो उससे क्या होगा, कम से कम रेट पर, कम से कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु बनेगी और उन्हें हम अधिक से अधिक प्रॉफिट पर मार्केट में बेचकर लाभ कमा सकते हैं। थर्ड पॉइंट दिया है, लागत में इस प्रकार की कमी लाना कि प्रमाणित वस्तुएं उपभोक्ताओं को सस्ते व उचित मूल्य पर बेची जा सके। यहाँ पर यह बताया गया है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा हम कॉस्ट को, लागत को इतनी कम कर देना कि हम जो वस्तु बना रहे हैं वो कम से कम लागत पर बने। वैज्ञानिक प्रबंध के द्वारा, वैज्ञानिक सिद्धांतों के द्वारा हम उस वस्तु को इस प्रकार से बनाएं कि कम से कम लागत पर बने, ताकि कस्टमर को हम उसे कम से कम कीमत पर थोड़ा सा प्रॉफिट कमाकर इजीली मार्केट में बेच सकें। फोर्थ पॉइंट दिया है, उत्पादन क्रियाओं को इस प्रकार नियंत्रित करना कि श्रमिकों पर कम से कम भार पड़े। साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब कि वैज्ञानिक प्रबंध के द्वारा हमारी उत्पादन की प्रक्रिया जो है, मतलब कच्चा माल कहाँ से आएगा, फिर उसको कैसे प्रोसेस करेंगे, कैसे पैकिंग करेंगे, कैसे सेल्स करेंगे, तो इन सभी प्रक्रियाओं को इस प्रकार से वितरित कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, विभाजन कर देना, ताकि एक ही श्रमिक पर या कुछ श्रमिकों पर ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना पड़े, सभी श्रमिकों पर कम से कम कार्य का भार पड़े और वह मन लगाकर काम करें। फिफ्थ पॉइंट दिया है, श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना तथा उन्हें प्रशिक्षण को सरल बनाना। यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट में यह बताया गया है कि हमारा मेन उद्देश्य है श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना, कर्मचारियों की जो काम करने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना, साथ ही साथ उन्हें आसान तरीके से ट्रेनिंग उपलब्ध कराना ताकि वह उस काम में एक्सपर्ट हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज फैटिग्यू स्टडी मीन्स। थकान अध्ययन से क्या आशय हैं। देखिए इसके आंसर में क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति लंबे समय तक कार्य करते करते थक जाता है, तब उसे हमेशा आराम की आवश्यकता होती है। टेलर ने सुझाव दिया है कि आराम के समय की अवधि और आवृत्ति प्रबंध की इच्छा पर निर्भर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। थकान अध्ययन करते समय टेलर ने सुझाव दिया कि कार्य करते समय यह ध्यान दें कि औसत कर्मचारी थकान का अनुभव कब करना शुरू करते हैं और कब उनका कुशलता का स्तर गिरता है, तब उसे आराम देना चाहिए। यहाँ पर यह बताया गया है कि हर कोई भी कर्मचारी जब काम करता है, थक जाता है, तो वो उसे आराम की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या होता है कि बिजनेस के अंदर आराम, जब कर्मचारी थक जाता है तब आराम करने की छूट मैनेजमेंट पे डिपेंड करती है कि वो उसे आराम करने की अनुमति दे या न दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टेलर ने बताया गया है कि सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि एवरेज टाइम कैलकुलेट करो कि 7 घंटे बाद, 8 घंटे बाद या 4 घंटे बाद कर्मचारी काम करने के बाद ऑटोमेटिक थकने लग जाता है, जिससे क्या होता है उनकी प्रोडक्शन, उत्पादन करने की क्षमता गिरने लग जाती है। ऐसा एक रिसर्च करो और उस रिसर्च करने के बाद आप एक डिसाइड कर दो कि 3 घंटे के बाद कर्मचारी को आधे घंटे का रेस्ट दिया जाएगा, ताकि उनकी उत्पादन क्षमता जैसे ही गिरने लग जाए उनको आराम दे दिया जाए और वो तुरंत आराम करने के बाद फिर पूरी स्पीड से काम करने लग जाए। इसलिए टेलर ने यहाँ पे ये समझाया गया है कि आराम
आपका जो डिसीजन है वह मैनेजमेंट की इच्छा पर नहीं होना चाहिए, बल्कि आप एक रिसर्च करो और उस रिसर्च करने के बाद यह देखो कि कर्मचारी कब थकान अनुभव करने लग जाता, उसके बाद आप उसे एक छुट्टी देने का डिसीजन लो ताकि वो आराम कर सके और उसके बाद वापस मन लगाकर फुल स्पीड से काम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन बाय वर्क स्टडी? कार्य अध्ययन से क्या आशय? यह कम कीमत पर अधिक उत्पादन को सुनिश्चित करता है। यह प्रत्येक दृष्टिकोण से उत्पादन में अच्छा योगदान देता है। वर्क स्टडी कार्य अध्ययन का मतलब होता है कि कर्मचारी कार्य करने में कितना समय लेता है, उसकी क्या स्पीड होती है तथा वो किस तरीके से काम कर रहा है और कितने समय में थक जाता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, कार्य अध्ययन कहते हैं, ताकि हम कम कीमत पर अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें। देखिए इसका फार्मूला बताया नीचे। कार्य अध्ययन वर्क स्टडी समय अध्ययन प्लस गति अध्ययन प्लस विधि अध्ययन प्लस थकान अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, कार्य अध्ययन। वर्क स्टडी इक्वल टू टाइम स्टडी प्लस स्पीड स्टडी प्लस मेथड स्टडी प्लस फैटिग स्टडी। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।